Hello friends, welcome to the third part of silent feature of the Constitution of India. फ्रेंड्स, इसके पहले हमने काफ़ी साइलेंट फीचर्स के बारे में 2 वीडियोस अपलोड की है, दोनों में काफ़ी जानकारी ली है। ये तीसरा पार्ट है और हमें लगता है ये अंतिम पार्ट होगा साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो का। और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी से, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, क्योंकि बाकी जो फीचर्स हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम अभी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे। इमरजेंसी पावर्स तक जाते जाते बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका क्या मतलब है? स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए एक कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके बारे में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, डीपीएसपी इज द नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है क्या बेसिकली, ये है क्या, इसके बारे में आगे बात करते हैं। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी पहले सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल चीज़ है। क्यों है? प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स क्यों थे? प्रोमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डीपीएसपी क्यों है? प्रोमोट द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। वेलफेयर स्टेट इन इंडिया को इस्टेब्लिश करता ही है। हमारे इंडिया में अब देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारे टैक्स के पैसों से ये योजनाएं चल रही हैं, उनको फ्री में दिया जा रहा है, ऐसे वैसे। लेकिन आप इस तरह से सोच के देखो कि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, बिजनेस स्टेट नहीं है। हमारे देश की सरकारें कमाई के लिए नहीं हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारे पैसे मिल जाए। कॉरपोरेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। हर व्यक्ति को सुख सुविधा, जो बेसिक जिसकी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो मिलनी चाहिए। उसका इंश्योर कौन करेगा? सरकार करेगी। और सरकार उसका इंश्योर कैसे उसको इंश्योर करेगी? तो उसके लिए हमने कुछ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में बात किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अभी तो हम साइलेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते जा रहे हैं, लेकिन सबका स्पेशल क्लास होगा, उसमें इस पर हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। अब देखो, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट्स था। वो क्या था? जस्टिसिएबल, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगर आप उसका वायलेशन आपका हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट इसको इन्फोर्स करा सकता है। लेकिन डीपीएसपी क्या है? नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर सरकार वो काम नहीं कर रही है, डीपीएसपी में जो भी दिए हुए हैं वो सरकार अगर नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट में सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन 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 ये प्रिंसिपल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और ये सरकारों की ड्यूटी है कि डीपीएसपी को फॉलो करे, डीपीएसपी को अपना प्रिंसिपल में ये कंसीडर करे अपना कानून बनाने के दौरान। एक बहुत ही लीडिंग केस था, मिनर्वा मिल केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखो, जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस बना के रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, एक चीज़ और बता दूं, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है बाई कोर्ट। इसके बाद डीपीएसपी पढ़े, वो इन्फोर्सेबल नहीं है बाई कोर्ट। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, ये भी इन्फोर्सेबल नहीं है बाई कोर्ट, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको दिया गया है। ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। क्या
था, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया। उस समय क्या था, इंटरनल इमरजेंसी थी 1975 टू 1977 के दौरान। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा अमेंडमेंट 42nd हुआ था, काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए इसको 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद इस अमेंडमेंट में अमेंडमेंट करने के लिए, इस अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजंस को हटाने के लिए 44th अमेंडमेंट लाया गया था। उसके बारे में आगे डिस्कस बाद में करेंगे। 42nd अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले नहीं थे, ऐड किए गए। उसके बाद 88th अमेंडमेंट एक्ट में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब बात करेंगे तो पूरी तरह से इसका अलग से वीडियो होगा, अलग से क्लास होगा, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे। टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगस्ट ऑल पीपल, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अब इसको आप समझते जाना। अब अगला फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट है, जब जैसे कि हमने अपना प्रीएम्बल में ही, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं तो इसके बाद हम 1 या 2 क्लास के बाद प्रीएम्बल का पूरा वीडियो बनाएंगे, प्रीएम्बल का पूरा वीडियो होगा, उसमें आप देखेंगे हमारा स्टेट क्या है, सेकुलर स्टेट बना है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। जैसे हम पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान में इस्लाम इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट। बांग्लादेश में जाते हैं या फिर अलग अलग देशों में जाते हैं, जो भी देश हैं जो कि सेकुलर नहीं हैं, उनका एक ऑफिशियल रिलीजन होता है स्टेट का, सरकार का एक धर्म होता है। हमारे यहाँ ऑफिशियल किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का स्टेटस नहीं मिला है। चूँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था, नेचर में सेकुलर था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल मतलब इनक्लोज था, इम्पोज था, हर जगह था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था उसमें ओरिजिनली सेकुलर वर्ड नहीं था। उसको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया। और प्रीएम्बल ही हमारा कहता है, ये सिक्योर करता है, गारंटी लेता है सभी सिटीजन्स के लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप। उसका क्या विश्वास है, किस तरह से वो पूजा करता है, किस तरह से अपने धर्म का पालन करता है, इसको सिक्योर करता है। अब आर्टिकल 14 में जब आते हैं, जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स है, उसमें ही प्रिंसिपल है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब स्टेट किसी भी पर्सन को कानून की सुरक्षा बराबर देगा और कानून के सामने सभी बराबर होंगे। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15। स्टेट किसी भी सिटीजन को धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मतलब किसी भी पर्सन को कोई भी अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए नहीं उसको डिनाई किया जाएगा कि वो किसी खास धर्म को मानने वाला है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में हर सिटीजन को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है, समान मौका मिलेगा।
ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। ये आर्टिकल 26 है कि हर इंसान को, हर पर्सन को, हर व्यक्ति को अपने रिलीजियस अफेयर्स किस तरह से मैनेज करने हैं, अपनी जो आत्मा की शुद्धि है, आत्मा की सोच है, किस तरह से रखना है, इसकी आज़ादी सबको बराबर रहेगी। कोई भी पर्सन किसी भी तरह से वो अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी भी तरह का टैक्स उस पर नहीं लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 27 कहता है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जजिया कर के बारे में। जजिया कर, जजिया टैक्स, ये किन पे लगता था? जो भी नॉन मुस्लिम्स थे वो मुगलों के टाइम में उन पे जजिया टैक्स लगाया जाता था। साथ ही साथ ओटोमन एम्पायर जो था उसमें भी जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पे इस तरह का टैक्स लगाया जाता था, उसका नाम कुछ अलग था। तो जजिया टैक्स, ये तो हम अभी कर रहे हैं कि प्रमोशन ऑफ रिलीजन के लिए कोई भी टैक्स उन पे नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जजिया टैक्स तो बिल्कुल जिंदा रहने के लिए था। अगर आप पास करते हैं, किसी भी धर्म को पालन करते हैं अदर देन इस्लाम, तो आप पे एक टैक्स लगाया जाएगा। आप जिंदा तभी रहेंगे, आपके जीने की गारंटी तभी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। किसी भी पर्सन को, किसी भी एक समुदाय को अपना जो एक अलग लैंग्वेज है, जो उनकी एक लिपि है, स्क्रिप्ट है या अलग कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 29 कहता है। नेक्स्ट, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, आर्टिकल 30 कहता है। जितने भी हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने और चलाने का राइट होगा, आर्टिकल 30 कहता है। स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। आप आजकल न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, चाहे पहले भी आपने सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत बवाल चलता है। हमारे देश में अलग अलग कानून बने हुए हैं, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कि धर्म के आधार पे कानून चल रहा है, तो इसमें कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि एक अब हिंदू लॉ ना हो, मुस्लिम लॉ ना हो, डायरेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो पूरे देश के लिए एक कानून हो। अब देखो, सेक्युलरिज्म ये बहुत ही एक वास्ट टर्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब, अब सेक्युलरिज्म भी दो तरीके का हो जाता है। एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होता है, जो पश्चिमी देश ने अपना सेक्युलरिज्म का एक जो मॉडल बनाया हुआ है, और एक इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होता है। जैसे हमने कहा कि कॉन्सेप्ट को हमने जो बोरो किया है, तो बोरो एज कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया है, उस कॉन्सेप्ट को हमने अपने हिसाब से ढाला है, अपने देश के भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार ढाला है, और ढाल के तब उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको समाहित किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह दिया है। तो सेकुलरिज्म को हमने जगह तो दिया है। सेकुलर हमारा देश बहुत पहले से है। कुछ इन्वेडर्स आए और उन्होंने इस्लाम के नाम पे या फिर किसी नाम पे उन लोगों ने अपना यहाँ पे धर्मांधता फैलाया, लेकिन हमारा देश सेकुलर हमेशा से रहा है। हमारे देश में ऐसी ऐसी माइनॉरिटीज़ को मौका मिला है रहने का, फ्लरिश करने का, कि बहुत सारे देश ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। कल ही हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक इजराइल के बहुत अच्छे पर्सन थे, अच्छे व्यक्ति थे, जो बोल रहे थे कि ज्यूज़ पूरी दुनिया में हर जगह परसिक्यूशन का शिकार हुआ है एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में ज्यूज़ कितने टाइनी माइनॉरिटी हैं, पारसीज कितने टाइनी माइनॉरिटीज़ 1% से भी कम हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी परसिक्यूशन इंडिया में नहीं झेला। क्यों? क्योंकि हमने उनको समाहित किया। तो सेकुलर हम बहुत पहले से थे, और सेकुलरिज्म का हमारा कॉन्सेप्ट अलग था और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अलग है। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का सेकुलरिज्म क्या है कि स्टेट और रिलीजन को कंप्लीटली अलग कर दो।
स्टेट को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा, रिलीजन को स्टेट से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट क्या था? इंडियन कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। इंडियन कॉन्सेप्ट में ये था कि रिलीजन और स्टेट को बिल्कुल अलग कर देंगे तो हमारा देश चल ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे देश के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने अपना विज़न दिखाया और उन्होंने स्टेट की ये ड्यूटी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोज्ड करके ये ड्यूटी बनाई कि वो हर रिलीजन का रेस्पेक्ट करेगा और हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा। रिलीजन और स्टेट अलग नहीं रहेगा, लेकिन रिलीजन स्टेट का कोई एक रिलीजन नहीं रहेगा, सारे रिलीजन स्टेट के रिलीजन है, बात खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एबोलिश कर दिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था? मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, जब आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, इसका मैं प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ। अगर पिछला वीडियो सब नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट फॉलो करके वो सारा वीडियो देखते हुए आ सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में SC/ST के लिए कुछ सीट का टेम्पररी रिजर्वेशन किया ताकि SC/ST जो दबे कुचले लोग हैं वो आपके बराबर आ सकें। एक बहुत ही अच्छा फीचर एक और था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब कि जितने भी एडल्ट हैं, यूनिवर्सल, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ भी नहीं, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको वो राइट, जिस राइट के बारे में बात कर रहे हैं, वो राइट मिलना ही मिलना है। जो भी सिटीजन है इंडिया का 18 साल से ऊपर का है, वो उसको वोट डालने का अधिकार है इलेक्शन में। अब इसमें 18 साल का है तो ऐसा नहीं कि 18 साल का हिंदू डाल सकता है, 18 साल का मुस्लिम नहीं डाल सकता, 18 साल का मुस्लिम डाल सकता है, 18 साल का जैन नहीं डाल सकता, या आप अमीर हैं तो डाल सकते हैं, गरीब है तो नहीं डाल सकते हैं, या आप औरत हैं तो नहीं डाल सकते हैं, मर्द हैं तो डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको वोट डालने का अधिकार 18 साल से ऊपर आप हुए, आपको मिल गया, चाहे कोई भी हो। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही बोल्ड डिसीजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स का, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो हमारे देश में लिटरेसी लेवल बहुत कम था। लोगों को ये लग रहा था कि ऐसे ऐसे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को अगर वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगा। लेकिन एक बोल्ड स्टेप, एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप मैं बोलूँगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स का, जिन्होंने लिया और जो कि मतलब उनके विज़न को सलाम करना चाहिए कि उसका कितना आज डेमोक्रेसी में, हमारे डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट में, हमारे डेमोक्रेसी के ग्रोथ में कितना फ़ायदा हुआ है। 1988 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 साल से 18 साल किया गया। मतलब 1989 तक ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी था, वोट डालने का अधिकार था, ये 21 साल था, समझ आया। 1988 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया वो 21 को घटा के 18 कर दिया गया। बेनिफिट क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कस किया, बेनिफिट क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का बेनिफिट क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का बेनिफिट है, सबसे पहले डेमोक्रेसी की को ये ब्रॉड बेस्ड बनाता है। एक कॉमन आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज को इन्हेंस करता है। उसको लगता है कॉमन आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, औरत है, मतलब समाज का दबा कुचला आदमी है, फिर भी उसको लगता है कि हमारे पास बराबर अधिकार है, वोट देने का अधिकार। इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, हमारा फंडामेंटल राइट्स है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब कैसे इक्वालिटी, किस बात में हम इक्वल हैं? कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, किसी की इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी है, किसी की खराब है, कुछ भी है, तो इक्वालिटी वो कहाँ लाता है? वोट डालने में। अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। वहाँ कुछ नहीं देखा जाता, वहाँ सिर्फ आपको वोट डालना है। आप 18 साल से ऊपर हैं, वोट डालना है।
माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। जो कमज़ोर लोग हैं समाज के, दबे कुचले लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वो अपने बारे में सोचते हैं कौन उनके लिए अच्छा है, उसको वो वोट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है उनके इंटरेस्ट को। नेक्स्ट फीचर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। ये भी बहुत बड़ा फीचर है। हमारे देश में, इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप है। आप चाहे बिहार के रहने वाले हों, यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, केरला के हों, चाहे कहीं के हों, आप ना तो बिहार के नागरिक हैं, ना यूपी के नागरिक हैं, ना महाराष्ट्र के नागरिक हैं, ना केरला के नागरिक हैं। आप नागरिक कहाँ के हैं? भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं। यूएसए में क्या है? अगर आप टेक्सास के हैं तो आपके पास दो नागरिकता है, एक टेक्सास स्टेट की नागरिकता है और एक यूएसए की नागरिकता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट के, आप जिस स्टेट के हैं उसकी भी नागरिकता आपके पास है, यूएसए का भी नागरिकता है। नेक्स्ट फीचर आप देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे देश में सबसे पहले हमने देखा है 3 बॉडीज इंडिपेंडेंट है। कौन कौन? लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव भी इंडिपेंडेंट ही है, जुडिशरी ये इंडिपेंडेंट है। मतलब ये तीनों का पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। तीनों के पावर में एक दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, बटा हुआ है। कहाँ क्या करना है ये सब कुछ लिखा हुआ है। इनके अलावा भी हमने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई हैं जिनका कि वेरियस फंक्शंस है, जो कि ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, उन पे भी किसी का दबाव नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है? बहुत सारी बॉडीज़ हैं, हमने फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इसमें कम की ही बात करेंगे। तो पहली बॉडी है इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। कहाँ कहाँ कराता है? पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर का, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये 4 जगहों का फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जिम्मा किस पे है? इलेक्शन कमीशन पे है। और इलेक्शन कमीशन क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। उस पर किसी भी सरकार का या किसी भी व्यक्ति का दबाव नहीं होता है। अब इसमें भी आगे पढ़ेंगे कि इनको किस तरह से इंश्योर किया गया है, इनकी इंडिपेंडेंस को। दूसरा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, जिसको कैग बोलते हैं। कैग का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ऑडिट तो आप समझते होंगे, पब्लिक पर्स का गार्जियन है, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट है वो हमारा पर्स है, हमारा पैसा है। पर्स का मतलब जो पैसा जिसमें रखा जाता है वो जानते ही हैं। तो उस पर्स का वो गार्जियन है। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो कैग ही उसको उजागर करेगा, कैग ही उस पर उसका ऑडिटिंग करेगा। गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कुछ भी खर्चा करती है तो वो लीगल है या फिर गवर्नमेंट का उस पर अधिकार है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर कमेंट कौन करता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अलावा एक बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज और हायर सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। डिसिप्लिनरी मैटर पे प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। इसके अलावा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या करता है? सेम काम जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन के लिए करता है, वही काम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के लिए करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है ये भी देख लेते हैं। जिस तरह से जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जाता था, उसी तरह से इन बॉडीज के भी इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जाता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो एक बार कैग का बन गया या फिर वो जो इलेक्शन कमीशन में बन गया, उसका टेन्योर सिक्योर है। सर्विस कंडीशन फिक्स्ड है। कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया से इनके एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं। इसके बाद फीचर्स में आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स को कब सस्पेंड किया जाता है या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है?
एक्सटर्नल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के समय पे। तो उसमें हमने देखा था, बोला था कि इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे। इमरजेंसी का प्रोविजंस दे दिया गया, इमरजेंसी प्रोविजंस पे भी अलग से चैप्टर है पूरा, काफ़ी डिटेल में इसको हम आगे पढ़ेंगे। 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 इमरजेंसीज का जिक्र किया है। वो तीनों इमरजेंसी में पहला इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो अभी 2 का पढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी आपका आता है आर्टिकल 352। ये कब लगता है? युद्ध के समय या फिर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर से कोई आप पे हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, या फिर आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन मतलब अपने देश में भी कोई ऐसा विद्रोह हो जो कि हथियारों के साथ विद्रोह हो, आर्म्ड विद्रोह हो, हथियारबंद विद्रोह जिसको बोलते हैं वो हो। उस समय सरकार नेशनल इमरजेंसी लगाती है, मतलब प्रेसिडेंट लगाता है सरकार, कहीं उस पर प्रेसिडेंट तो नॉमिनल है, पता ही है। फिर एक होता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जैसे आप लोग हमेशा सुने होंगे, राष्ट्रपति शासन लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। ये आर्टिकल 356 में है। इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था। आर्टिकल 356 के बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, लेकिन फिर भी है तो हमें पढ़ना है। ये कब होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल्योर कर जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन से जो काम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हमेशा होने लगता है स्टेट में। फेल्योर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, ये आर्टिकल 365 आ जाता है। अगर स्टेट में सेंटर का कोई डायरेक्शन है, उसको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, बार बार कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, मतलब राष्ट्रपति शासन उस पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जा सकता है। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आता है। ये तब लगता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया पे कोई खतरा हो। मतलब जैसे अभी हाल में आपने सुना होगा, बहुत सारे देशों में फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे श्रीलंका, खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई, लोग मतलब इकोनॉमिकली कोई कंट्री इतना, उस कंट्री में प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि उसकी स्टेबिलिटी पे बात बन जाए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाता है। उसमें कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है उसको सही करने के लिए, जिसमें आगे आपके बहुत सारे राइट्स को वायलेट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। इमरजेंसी के दौरान होता क्या है? अब आते हैं इमरजेंसी के दौरान। सबसे पहले तो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट फुल पावरफुल हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा है फेडरल और यूनिटरी। तो यहाँ अब फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है और पूरी की पूरी यूनिटरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का आ जाता है, यूनियन हो जाता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट से सारे अधिकार छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी पावर में आ जाती है। स्टेट गो इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। जो स्टेट होता है वो पूरा का पूरा उस सेंट्रल का हो जाता है। जैसे मान लो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, तो राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब कि बिहार में किसका शासन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन हो गया। कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम एंड यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम। ये बहुत बड़ा यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एक और यूनिक फीचर है हमारा 3 टियर गवर्नमेंट है। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब कि 3 लेयर है हमारे देश में, गवर्नमेंट का 3 लेयर है। ये 3 लेयर कौन है? सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है। अब लोकल गवर्नमेंट में भी 2 गवर्नमेंट है। एक रूरल लोकल गवर्नमेंट है जिसकी पंचायत बोलते हैं, और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट है जिसको म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों के बारे में देखते हैं। पहले ऐसा नहीं था। 1992 में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ठीक है, 1992 में 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया तो उसमें इसको लोकल गवर्नमेंट को, मतलब पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया, जिसमें कि पार्ट 9
और शेड्यूल 11 ऐड किया गया। अब आता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो बताया था तो ये 1992 में ही 74th अमेंडमेंट आया था। पंचायत को किस में दिया? 73rd में। ये कौन था? 74th। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। इसमें पार्ट 9A जोड़ा गया और शेड्यूल 12 जोड़ा गया। अब आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला प्रोटेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है। अब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ क्या, चेंजेस क्या क्या हुए? तो आर्टिकल 19 जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, तो जो फंडामेंटल राइट्स में इसको फॉर्मिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 19 में ऐड कर दिया गया। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। एक आर्टिकल 43B ऐड किया गया, जिसमें कि एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किया गया, जिसमें कि कहा गया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या है? आर्टिकल 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी को के प्रमोशन का एक DPSP जोड़ा गया। पार्ट 9B ऐड किया गया इसमें, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कई सारे आर्टिकल्स इसके लिए इंटाइटल किए गए, अलग अलग जोड़े गए। आर्टिकल 243ZH से आर्टिकल 243ZT तक बहुत सारे आर्टिकल इसमें ऐड किए गए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो यूनिक फीचर्स थे, सैलिएंट फीचर्स थे। इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जब वीडियो आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे जो वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। जो वीडियोस के हमने इसमें जिक्र किया, जो टॉपिक्स इसमें जिक्र किया, सबके अलग अलग वीडियोस आएंगे, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं। तो आपको ये भी जानना जरूरी है, तो इस चैनल को फॉलो करते रहें ताकि उसके भी बेनिफिट्स आप लेते रहें। धन्यवाद।